कुछ दिनों पहले एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने चैनल से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ से आ गई। कई सारे लोगों ने उनके समर्थन में पोस्ट लिखे, कमेंट लिखे, वीडियोस बनाए और फिर वहीं पर ही कई सारे लोगों ने उनके खिलाफ रोस्ट करे, मीम बनाए, उनके इस इस्तीफे को सेलिब्रेट किया। पर इन सभी बातों के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा हो गया हमारे लोकतंत्र पर। जी हां, रवीश कुमार के इस्तीफे से, उनके इस्तीफे पर जिस तरह से रिएक्शंस आए, उससे हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा हो जाता है। इसी बारे में हम दो बातों पर विचार करेंगे और यह विचार करना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात तो ये, इनके इस इस्तीफे को कई लोगों ने, जिसमें कई सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, उन्होंने इसे ब्लैक डे घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय मीडिया के लिए, फ्री प्रेस के लिए, यहां तक कि लोकतंत्र के लिए यह एक ब्लैक डे है। वो कह रहे हैं कि किस तरह से रुपयों के दबाव में एक पत्रकार को अपनी पत्रकारिता छोड़नी पड़ती है, यह इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनके हिसाब से रवीश कुमार जो करते थे वो पत्रकारिता थी, इनके हिसाब से जो रवीश कुमार करते थे वो देश के हित में था। परंतु यहीं पर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, वो ये कि यदि रवीश कुमार का इस्तीफा, एनडीटीवी का बिक जाना, अदानी का एनडीटीवी को खरीदना भारतीय मीडिया के लिए ब्लैक डे है और ये इतनी बड़ी बात है, तो फिर किसी और मेन स्ट्रीम चैनल ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? उन्होंने अपने डिबेट में, अपने टॉक शो में इस बात को क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं यह बताया गया कि भारत में किस तरह से रुपयों के दबाव में एक जर्नलिस्ट को, एक सच्चे जर्नलिस्ट को अपनी पत्रकारिता छोड़नी पड़ती है? वो अपने मूल्यों के साथ में खड़ा रहता है पर उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। इस बात को लेकर के किसी और मीडिया में, किसी और अखबार में बातों को क्यों नहीं उठाया गया? अब आप यहां पर कहेंगे कि अरे सिद्धार्थ, कैसे नासमझों वाली बातें करते हो, वो एक अलग चैनल है, वो एनडीटीवी या फिर रवीश कुमार की बातों को क्यों उठाएंगे? तो यहीं पर हम इस बात को मान लेते हैं कि सारा मामला जो है ये सिर्फ बिजनेस का मामला है, ये बिजनेस का खेल है, ये सिर्फ एक टीआरपी जनरेट करने का खेल है। दूसरे चैनल के साथ में क्या होता है उसका जर्नलिज्म से, उसका फ्री प्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कोई और चैनल बिक जाता है, कोई और पत्रकार अपनी नौकरी छोड़ देता है, ये भारतीय मीडिया के लिए ब्लैक डे नहीं है। हम इस बात को मान लेते हैं फिर, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर सारे मीडिया हाउसेस इस बात को उठाते, इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते, पर ऐसा है नहीं। और इसी से मालूम चलता है कि मीडिया किस प्रकार का है भारत में। इसे मीडिया का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है कि ये केवल बिजनेस करते हैं, एडवर्टाइजर्स से रुपया लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी टीआरपी चलाते हैं, बस। और यहीं पर ही एक और बात हमें समझनी होगी जो कि बहुत गहरी बात है कि रवीश कुमार के समर्थन में जो लोग कह रहे हैं कि देखो चैनल बिक गया पर रवीश कुमार को नहीं खरीद पाए, यह बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर रवीश कुमार इस्तीफा नहीं देते, वो अपने एडिटोरियल बोर्ड के साथ में लड़ झगड़ करके अपने मुद्दों को उठाते, अपनी करी हुई जो उनकी पत्रकारिता है उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तब तक करते जब तक उन्हें कंपनी से निकाला नहीं जाता, और फिर जब वो निकलते तब मान लिया जाता कि ये हीरो है जो कि लड़ करके हटे हैं। इस्तीफा दे देना यह बताता है कि उन्होंने केवल और केवल अपने टीआरपी के लिए चैनल को छोड़ा है, वो पत्रकारिता नहीं करते थे। कुछ लोगों के मुद्दों को वो अपने चैनल पर उठाते थे और अब वो उन लोगों के मुद्दों को अपने चैनल पर नहीं उठा पाएंगे, इसी कारण वो यूट्यूब में चले गए हैं। उनका अपना एक सेट एजेंडा है, उनका अपने सेट व्यूअर्स हैं और वो उन व्यूअर्स के लिए ही अभी तक अपनी पत्रकारिता करते थे। ये बात अब स्पष्ट तौर से सामने है। दोनों ही बातों को लेकर के स्पष्ट तौर से भारतीय लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो मीडिया है यह सिर्फ टीआरपी का खेल है, केवल ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए अपनी कहानियां, कथाएं, अपनी पत्रकारिता करते हैं। अदरवाइज इनमें फ्री प्रेस वाली कोई बात नहीं है। मीडिया जो है ये केवल अपने टीआरपी के लिए काम करता है, किस तरह से और अधिक व्यूअरशिप आए, ऑडियंस आए, किस तरह से एडवर्टाइजर से पैसा लिया जाए, पूरा का पूरा मामला इसी बारे में। और इन्हीं को लेकर के ये पॉलिटिशियंस के साथ में भी हाथ मिला लेते हैं।
ये देश विरोधी तत्वों के साथ में भी हाथ मिला लेते हैं और जब इनका एजेंडा नहीं चल पाता है तो ये छोड़ देते हैं अपना चैनल। ये बात अब स्पष्ट तौर से सभी के सामने है। अब यहां पर दूसरी बात पर ध्यान देना इस बात से भी अधिक आवश्यक है। जिन लोगों ने आकर के अपने YouTube चैनल्स पर, अपने ट्विटर हैंडल्स पर, अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर या फिर फेसबुक पेजेस पर रवीश कुमार के या तो समर्थन में या फिर उनके विरोध में रोस्ट बनाए, मीम्स बनाए हैं, उनसे एक बात समझ में आ जाती है कि हमारे दिमाग में मीडिया को लेकर कितनी बड़ी छवि है, हमारे लिए मीडिया कितना बड़ा एक तंत्र का टूल है। यह बात बहुत अधिक भयावह है। इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग में यह छाप दिया गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। जो तीनों स्तंभ हैं, इन पर भी मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूं और आज मैं मीडिया पर भी सवाल उठा रहा हूं। मीडिया किसी भी डेमोक्रेसी का स्तंभ कैसे हो सकता है? यह केवल एक कड़ी है। किस बात की कड़ी है? यह कड़ी है राजतंत्र की और लोकतंत्र की। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल गुरु आकर के अपनी बातें रखते हैं, पॉल साइंस के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर आकर के अपनी अपनी बातें करते हैं, किसी को भी मैंने नहीं सुना ये कहते हुए कि राजतंत्र अलग होता है, प्रजातंत्र अलग होता है। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र से ही राजतंत्र चलता है, ना कि राजतंत्र से लोकतंत्र चलता है। पर भारत की व्यवस्था आज की ऐसी है जिसमें जैसा राजतंत्र होता है वैसे ही लोकतंत्र होता है, लोक प्रणाली होती है। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। इसी बात को थोड़ा सा और अधिक गहराई में समझते हैं। भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए स्तंभ क्या होना चाहिए? स्तंभ वो होना चाहिए जो कि लोगों की स्वयं की बनाई हुई व्यवस्था से खड़ा होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है परिवार का। परिवार ही वो चीज है जिसके ऊपर पूरा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है हजारों सालों से। यही बात पूरे पूरे पश्चिम समाज में है ही नहीं, जिसके कारण आज वो जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इकोनॉमिक डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है, सोशल डाउनफॉल भी उन्हें देखने को मिल रहा है। उनके कारण, इसी कारण बहुत सारी मानसिक रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। पर वही बात भारत के अंदर एक गिफ्ट के तौर पर आती है। भारत के परिवार भारत का स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है हमारे शिक्षण संस्थान। जी हां, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सभी किसी भी लोकतंत्र का स्तंभ होने चाहिए, ना कि जुडिशरी, ना कि लेजिस्लेचर, ना कि एग्जीक्यूटिव और ना कि मीडिया। परिवार, शिक्षण संस्थान जो कि व्यक्ति को भारत के लिए, देश के हित में काम करने के लिए तैयार करते हैं, ये होने चाहिए स्तंभ। इन स्तंभों के कारण ही भारत खड़ा रह सकता है और लाखों सालों तक। इन्हीं स्तंभों में एक बहुत बड़ा स्तंभ और आता है, वो है मंदिर। जी हां, इस देश के मंदिर जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां पर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, यहीं पर ही संस्कार भी दिए जाते हैं, यहीं पर ही पीढ़ियों तक चलने वाले सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। और इसी कारण हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ मंदिर भी है, जो कि सरकार के हाथों में है। इसको भी हमें सरकार के चंगुल से निकालना चाहिए और पुनः लोगों को देना चाहिए, जिसके कारण समाज फिर से संगठित हो पाएगा। परंतु ऐसी सोच हमारी हो ही कैसे सकती है, क्योंकि हम तो 75 सालों से उधार की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मान करके चल रहे हैं और हम इसके बदलाव में कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई एक भी व्यक्ति इस बारे में गहराई से नहीं सोचता है। यह जो सिस्टम बना रखा है, यह हमारा नहीं है, यह सिस्टम बाहर का है, जो हम पर थोपा गया है, जिससे हम उधार का सिस्टम बना करके खुद को, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। भारत के लिए स्तंभ होने चाहिए परिवार, शिक्षण संस्थान, कला के केंद्र, जिन्हीं के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर आता है, जो कि समाज के लिए, देश के लिए काम करता है। कोई भी देश उसके लोगों के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास, उसकी व्यवस्था उसके प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करती है, उस प्रत्येक व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है, ना कि जुडिशरी पर, जिसको लेकर के ना कोई वोटिंग होती है, ना ही यहां पर जो लोगों ने चुना है, जिन लोगों को, जो कि सरकार के अंदर है, वो ही कुछ कर पाते हैं। अपने कॉलेजियम से चुन करके आते हैं और खुद ही को जज बना देते हैं। ये किसी भी डेमोक्रेसी का स्तंभ कैसे हो सकते हैं, इस बारे में कोई मुझसे डिबेट भी तो करे, परंतु हम नहीं कर सकते हैं। हम पर जो थोपा गया है, हम उसी को ढोते रहेंगे और अधिक 100 सालों तक। किस तरह से एग्जीक्यूटिव आपका स्तंभ हो सकता है, जहां पर 700, 750
एमपी चुनकर चुने जाते हैं, आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर 250 लोगों को तो लोग चुनते ही नहीं है। राज्यसभा के जो 250 लोग हैं उनको तो आम जनता चुनती ही नहीं है। तो फिर ये किस तरह का लोकतंत्र हो गया है? ये तो राजतंत्र है और इस बात को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। ये राजतंत्र है। राजतंत्र लोकतंत्र से चलना चाहिए। जो लोकतंत्र चुने, जिसको तय करे, वैसा राजतंत्र चलना चाहिए। और यदि नहीं भी चुने तभी भी राजतंत्र लोकतंत्र के हित में काम करना चाहिए। परंतु यहां पर ऐसी सोच किसकी है जो कहे कि राजतंत्र अलग होता है, लोकतंत्र अलग होता है? यहां पर तो सब कुछ ही लोकतंत्र हो गया है। यहां पर तो जुडिशरी भी लोकतंत्र है, एग्जीक्यूटिव भी लोकतंत्र है और लेजिस्लेचर भी लोकतंत्र है। जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो हमारी पुलिस है, उसको भी क्या लोगों ने चुना है? एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप पास कर लो और आप बन गए लोकतंत्र के टॉर्च बेयरर। ये तो मजाक है। 75 सालों से हम ऐसी मूर्ख व्यवस्था को ढोते आ रहे हैं और इसी कारण मीडिया को भी हमने इतना बड़ा बना दिया है, जो कि केवल एक वॉचडॉग है। ये केवल एक वॉचडॉग है। मीडिया बहुत अधिक आवश्यक है किसी भी लोकतंत्र के लिए। ये एक कड़ी है लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच। ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी का निष्पक्ष रहना बहुत अधिक आवश्यक है। इस कड़ी का ईमानदार रहना बहुत अधिक आवश्यक है। ये कड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए, परंतु ये केवल एक कड़ी है, ये स्तंभ नहीं है। क्योंकि अब आप खुद ही देख लीजिए, जिस प्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जिस प्रकार के उनके इस्तीफे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि कई दिनों तक उसके ऊपर वीडियोस बनते रहे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे लिए मीडिया कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ चंद लोग आकर के अपने स्क्रीन पर, अपने कैमरे के सामने कुछ भी मन में आए बोलते रहते हैं। आज की डेट में ऐसा खुद बताइए कि कौन सा मीडिया हाउस है जो कि किसी बिजनेस ओनर का नहीं है, जिसको किसी बिजनेस हाउस ने नहीं खरीदा है? ऐसा कौन सा मीडिया हाउस है जो कि निष्पक्ष है? आप या तो बीजेपी के साथ हैं, या फिर कांग्रेस के साथ हैं, या फिर आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, या फिर आप भारत के पक्ष में भी अगर आप बातें करते हैं तो वो भी एक पार्टी के पक्ष को रखकर आप सामने अपनी बातें करते हैं। यदि आप भारत के विरोध में बातें कर रहे हैं तो भी आप किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी बिजनेस हाउस से प्रभावित हैं। निष्पक्ष कौन है आज के डेट में मीडिया में? और जब ये निष्पक्ष ही नहीं है, जब ये अपने चैनल बदलते रहते हैं, जब बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर्स एक चैनल से निकलकर दूसरे चैनल में आ जाते हैं, तो फिर ये स्तंभ कैसे हो सकता है? जो नित्य बदलता ही रहे वो स्तंभ कैसे हो गया है? जो कि भारत के लिए खड़ा नहीं रह सकता है, वो स्तंभ कैसे हो गया है? जहां पर प्रतिदिन या फिर यूं कहें प्रति घंटा नई नई खबरों को लाने का चलन है, ये स्तंभ कैसे हो सकता है? बहुत ही विचारणीय बात है और इसी कारण हमें इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि हम भारत को और हजारों लाखों सालों तक बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, यदि हम इसे पुनः विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें इन बातों पर विचार करना बहुत अधिक आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए उसके स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। उन स्तंभों का चुनाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जितनी भी हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की, वो पूरी की पूरी प्रणाली ही सुधर जाएगी जब हम अपने स्तंभों को ठीक कर लेंगे, जब हम इन सभी से अपना ध्यान हटा करके अपना फोकस लगाएंगे परिवार पर, शिक्षण संस्थानों पर, कला के केंद्रों पर, मंदिरों पर। तभी भारत की लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होगी। भारत के लिए काम करने वाले लोग हर एक परिवार से उत्पन्न होंगे और तभी भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। मेरे इस मत पर आपके क्या विचार हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने जितने भी फेसबुक आपके पेजेस हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, सभी पर आप इस वीडियो को शेयर करिए। आपका अधिक से अधिक समर्थन हमें चाहिए और यही समर्थन आप हमें श्री सहयोग देकर भी कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में, जो पहला कमेंट है उसमें पिन करे हुए हैं। कृपया करके अपना समर्थन देते रहिए। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।